एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद आशी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिक बीट्स एंड बोन्स का पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा कि बेसिकली जो चाहनुदारो था, हम लोगों ने मैप 1 में भी देखा था। अगर हम ये सेटलमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा छोटी सेटलमेंट थी। इट्स अ वेरी टाइनी सेटलमेंट। ठीक है, एरिया की अगर बात हम लोग कर लें तो 7 हेक्टेयर से भी कम इसका एरिया था एज़ कम्पेयर टू मोहनजोदारो, जो कि 125 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था। ठीक है, तो मोहनजोदारो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेटलमेंट थी, जो आपकी चाहनुदारो थी ये काफ़ी ज़्यादा छोटी सेटलमेंट थी। अब चाहनुदारो में बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था, जैसे कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारी चीज़ें चाहनुदारो में होती थी। इसके अलावा बीड्स वगैरह अगर बनाई जाती थी तो इसके लिए अलग अलग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि स्टोन्स की अगर हम लोग बात कर लें तो कार्नेलियन, ठीक है, ये एक रेड कलर का ब्यूटीफुल स्टोन होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इससे बीड्स हम लोग बनवाया करते थे। ठीक है, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, तो इस टाइप के वेरियस स्टोन से ये लोग बीड्स बनाया करते थे। मेटल्स की बात कर लें तो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। ठीक है, अदर मटेरियल्स की बात करें तो शेल, फ्यांस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, इन सब से ये लोग बीड्स बनाया करते थे। अगर बीड्स की हम लोग बात करें तो ये लोग क्या करते थे, 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टोन्स को आपस में जोड़कर भी ये लोग बीड्स बनाया करते थे। अलग अलग शेप्स की हुआ करती थी, जैसे कि डिस्क शेप हो गई, सिलेंड्रिकल हो गई, स्फेरिकल हो गई, बैरल शेप्ड। ठीक है, तो अलग अलग शेप की बीड्स ये भी बनाया करते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक टूल है बीड मेकिंग का और ये कुछ बीड्स हैं। इसके अलावा टेक्निक्स की बात कर लें तो देखो, टेक्निक्स जो होती थी वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती थी। जैसे अगर हम लोग स्टीएटाइट की बात करें तो स्टीएटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता था। इससे बेसिकली बीड्स कैसे बनती थी, इसका पाउडर बना लिया जाता था, स्टीएटाइट पाउडर। ठीक है, इस पाउडर का ये लोग पेस्ट बनाते थे और उस पेस्ट से ये लोग अलग अलग शेप्स की बीड्स बनाते थे। ठीक है, अब एक पज़ल है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जो आपकी स्टीएटाइट माइक्रोबीड थी। ये अभी तक हम लोगों के लिए एक पज़ल बनी हुई है, क्योंकि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ये जो बीड है ये कैसे बनाई जाती थी इसका पता नहीं लगा पाए। ठीक है, इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पता लगाने की कोशिश की है, ये जो हम लोगों ने बात की थी कार्नेलियन स्टोन की, इसका जो रेड कलर था ये कहाँ से आता था, बाई फायरिंग दी येलोइश रॉ मटेरियल। तो इससे हम लोगों को इसका ब्यूटीफुल रेड कलर मिलता था। इसके अलावा हम लोगों को कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी मिली है, जैसे कि चाहनुदारो, लोथल और ढोलावीरा में। ठीक है, इसके अलावा नागेश्वर एंड बालाकोट की बात करते हैं। ठीक है, ये जो 2 सेटलमेंट्स हैं आपकी, ये कोस्ट पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली शेल ऑब्जेक्ट्स से चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि बैंगल्स, लेडल्स और इनले। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा है, इट इज़ लाइकली दैट फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स सच एज बीड्स फ्रॉम चाहनुदारो एंड लोथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ठीक है, तो चाहनुदारो, लोथल में जो भी फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाए जाते थे, इनको कहाँ पर ले जाया करते थे, बड़ी सेटलमेंट जैसे कि मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा में। ठीक है, ये आपकी पोट्री है। अगर आप दिल्ली के म्यूज़ियम या फिर लोथल के म्यूज़ियम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस टाइप की पोट्रीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम लोग आते हैं 5.1 आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसको आप आज की डेट में रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कोई भी क्राफ्ट प्रोडक्शन की जगह जाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही हम लोगों ने, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा के लिए भी यूज़ किया है, हम लोगों को कुछ चीज़ें मिली हैं, इससे हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश की है कि यहाँ पर बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। जैसे कि पहला है आपका रॉ मटेरियल, हम लोगों को रॉ मटेरियल मिला है सच एज स्टोन नोड्यूल्स, होल सेल्स, कॉपर ओर। ठीक है, ये हम लोगों को कुछ रॉ मटेरियल्स मिले हैं। इसके अलावा हम लोगों को टूल्स देखने को मिले हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, कुछ रिजेक्ट्स देखने को मिले और कुछ वेस्ट मटेरियल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, ये जो आपका वेस्ट मटेरियल है ये बेस्ट इंडिकेटर है क्राफ्ट वर्क का। अगर हम लोग आज की डेट में कहीं भी जाएं, जैसे कोई भी सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन जगह जाएं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल ज़रूर होता, तो उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था।
इसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 6, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। तो मैंने आपको बताया कि ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन किया करते थे। अब ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है इसको करने के लिए अलग अलग मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये लोग क्या किया करते थे, अलग अलग एरिया से ये लोग मटेरियल्स मंगवाया करते थे। ठीक है, अब ये जो मटेरियल होता था ये लोग ट्रेड वगैरह करते थे, तो किसके थ्रू करते थे, ये लोग लैंड रूट्स या फिर रिवराइन रूट्स के थ्रू ये लोग ट्रेड किया करते थे। जैसे हम लोगों को एक चीज़ मिली है टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ अ बुलक कार्ट। ठीक है, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये लोग क्या किया करते थे, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स, पीपल वगैरह ये सारी चीज़ें ये लोग लैंड के थ्रू करते थे। इसके अलावा हम लोगों को इनके सील्स पर बोट्स की डिपिक्शन मिली हैं। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये लोग अलग अलग कंट्री से रिवर एंड रूट्स के थ्रू भी ट्रेड करते थे, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है आपकी इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास फैली हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। इंडिया के अंदर ये लोग कहाँ कहाँ मटेरियल्स जो है कहाँ कहाँ से मटेरियल्स मंगवाया करते थे। तो द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अ वेरियस वे। ठीक है, अलग अलग जगह से ये लोग मटेरियल्स वगैरह मंगवाते थे, जैसे कि नागेश्वर एंड बालाकोट, यहाँ से ये लोग शेल मंगवाया करते थे। ठीक है, अफगानिस्तान के शोटुगई से ये लोग लेपिस लजूली मंगवाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा लोथल से ये लोग कार्नेलियम मंगवाया करते थे। स्टीएटाइट ये लोग साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से मंगवाया करते थे। एंड मेटल बेसिकली जो कॉपर है ये आपका राजस्थान से मंगवाया करते थे। इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी थी, ये लोग क्या करते थे, अपने एक्सपेडिशंस जो है इस एरिया में भेजा करते थे। जैसे कि आपके खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, यहाँ पर ये लोग गोल्ड मंगवाया करते थे और साउथ इंडिया से बेसिकली ये लोग गोल्ड मंगवाया करते थे। ये जो एक्सपेडिशंस यानी कि ये जो खोजी दल होते थे ये बेसिकली जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह होती थी उनके साथ में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेते थे ताकि इनको रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को कुछ एविडेंसेस मिले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आपका क्षेत्रीय एरिया है राजस्थान का, यहाँ पर एक कल्चर मिला है जिसका नाम है गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ठीक है, ये जो कल्चर था और ये जो आपका हड़प्पन कल्चर था दोनों ही बिल्कुल अलग थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे कि यहाँ की जो पोट्री होती थी बिल्कुल नॉन हड़प्पन पोट्री थी, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पोट्री बनाई जा रही थी वो इसके बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा ये लोग कॉपर ऑब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते थे और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन्स के लिए कॉपर भी बेसिकली यही लोग सप्लाई करते थे। ठीक है, तो अगर ये कल्चर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि इंडिया के अंदर ये लोग कहाँ कहाँ से चीज़ें मंगवाया करते थे। इसके अलावा हम बात कर लें कि इंडिया के बाहर ये लोग कहाँ कहाँ ट्रेड किया करते थे। तो बेसिकली ये लोग मगन वाले एरिया से, मेसोपोटामिया वाले एरिया से, दिलमन वाले एरिया से ये लोग ट्रेड किया करते थे। ठीक है, ये अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि बेसिकली जो कॉपर होता था ये लोग ओमान वाले रीजन से मंगवाया करते थे। ठीक है, क्यों ऐसे हम लोगों को पता चला, क्योंकि जो ओमानी कॉपर है आपका और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स है इन दोनों में बेसिकली हम लोगों को निकल के ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने इनकी केमिकल एनालिसिस वगैरह की तो हम लोगों को एक चीज़ पता लगी कि ये जो बेसिकली ओमानी कॉपर है, ये जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पर निकल के ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये लोग कॉमन ओरिजिन के हैं, यानी कि एक ही टाइप का कॉपर जो है दोनों में यूज़ हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को ओमान में लार्ज हड़प्पन जार्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक हड़प्पन जार है जो बेसिकली ओमान में देखने को मिला है। हो सकता है ये लोग क्या किया करते थे, लिक्विड्स वगैरह को ये लोग भेजा करते होंगे हड़प्पन। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को मेसोपोटामिया टैक्स भी देखने को मिली है, जहाँ पर बेसिकली मेसोपोटामिया के लोगों ने ये चीज़ मेंशन की है। ठीक है, टैक्स कब का है, 3rd मिलेनियम BC का टैक्स मिला है बेसिकली। तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि ये जो कॉपर होता था ये बेसिकली मगन वाले एरिया से ये लोग मंगवाया करते थे, जो आज के टाइम पर ओमान है। ठीक है, हो सकता है इन लोगों ने ओमान वाले रीजन को इन लोगों ने मगन बोला हो। ठीक है, ऑल्सो जो मेसोपोटामिया के जो कॉपर हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया की जो चीज़ें मिली हैं हम लोगों को और जो ओमानी कॉपर है उनमें भी हम लोगों को निकल के ट्रेसेस मिले। तो ये तो बात बिल्कुल ही साफ़ हो गई है कि ये जो कॉपर था बेसिकली ओमान से आया करता था। इसके अलावा इन लोगों ने आपका ये भी मेंशन किया है कि जो मेसोपोटामिया टैक्स मेंशन कॉन्टैक्ट विद द रीजन नेम दिलमन। ठीक है, जो बहरीन वाला इलाका है इसको इन लोगों ने दिलमन बोला है, मगन, ठीक है, और मेहलुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेसिकली जो मेहलुआ वाला रीजन है ये लोगों ने हड़प्पन रीजन के लिए यूज़ किया है।
ठीक है। तो हो सकता है ये लोग मेहलुआ हड़प्पन रीजन से बोला करते हों। इन लोगों ने ये भी मेंशन किया कि मेहलुआ से बेसिकली ये लोग क्या क्या चीज़ें मंगवाया करते थे। तो कार्नेलियन हो गया, लेपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड और अलग अलग वुड की वेराइटीज़ ये लोग मंगवाया करते थे। इसके अलावा इन लोगों ने बोला है कि जो मेहलुआ है, ठीक है, मेहलुआ के लिए इन लोगों ने बोला है कि इनकी जो हाजा बर्ड है, हाजा बर्ड में भी हो सकता है पीकॉक के लिए इन्होंने यूज़ की हो, कि इसकी जो आवाज़ है ये हम लोगों को रॉयल पैलेस तक भी सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा है कि आपके मेसोपोटामिया टेक्स्ट में ये भी लिखा गया है कि जो मेहलुआ है ये लैंड ऑफ सी फारर्स है, यानी कि हम लोगों ने देखा है कि ये लैंड जो था, ये लैंड से तो बिल्कुल अलग था। ये लोग क्या करते हैं, रिवर एंड रूट्स के थ्रू ट्रेड वगैरह किया करते थे। इन लोगों ने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हम लोगों को जितनी भी सील्स हैं उसमें शिप्स या फिर बोट्स के डिपिक्शन मिले हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी मेसोपोटामियन सील है, जहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली हम्ड बुल वगैरह मोटिव्स, ये देख सकते हो आप, ये मोटिव्स वगैरह यूज़ किए गए हैं बिल्कुल इंडस वैली जैसे सील की तरह, जैसे एनिमल मोटिव्स वगैरह होते हैं उस टाइप के मोटिव्स इन लोगों ने यूज़ किए हैं। इसके अलावा ये आप सील देख लो, ये आपकी पर्शियन गल्फ सील है, बहरीन में देखने को मिली है। यहाँ पर बेसिकली आपका एनिमल मोटिव बिल्कुल हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी सील है, एनिमल मोटिव और ऊपर कुछ कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इसके अलावा ये जो सील है इसमें बेसिकली बोट का डिपिक्शन मिला है, ठीक है, ये आपकी बोट बनी हुई है। अब हम लोग आते हैं सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स के ऊपर। सबसे पहले टॉपिक है आपका सील्स एंड सीलिंग, ठीक है। सील और सीलिंग बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे ये लोग क्या किया करते थे, अगर मान लो इन लोगों को बैग एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो और उस बैग में कुछ सामान हो, तो ये लोग कैसे भेजते थे, उस बैग को बेसिकली ये लोग क्या किया करते थे, रोप से टाइट किया करते थे। उसकी जो नॉट हुआ करती थी वहाँ पर ये लोग क्या किया करते थे, क्ले, ठीक है, बेसिकली जो क्ले होती थी उसके ऊपर सील को प्रेस कर दिया करते थे, तो उससे एक इम्प्रेशन आ जाता था उस क्ले के ऊपर, ठीक है। अगर वो बैग जो क्ले है अगर वो ऐसी की ऐसी ही पहुंच गई जहाँ वो पहुंचाना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब बैग से कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। लेकिन अगर वो जो बैग है उसकी सील टूटी हुई मिली है या फिर जो बैग है उसकी, तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो बैग है इसके अंदर जो भी सामान वगैरह है उससे छेड़खानी की गई है, ठीक है। तो ये पता लगाने का भी ज़रिया होता था कि जो हम सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं ये सही आया भी है या नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक सीलिंग मिली है हम लोगों को रोपर से। तो एक बेसिकली क्ले होती थी, उस क्ले में ये लोग क्या किया करते थे, तो जो भी सील वगैरह होती थी उसको इम्प्रेस कर दिया, तो एक प्रेस कर दिया करते तो एक इम्प्रेशन टाइप का आ जाता था इस क्ले के ऊपर। उसके बाद आते हैं 7.2 टॉपिक पे, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक का मीन्स होता है स्ट्रेंज, जो कि अभी तक अनडिसाइफर्ड है, इसको हम लोग पता नहीं लगा पाए। तो यह हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी ये एक स्ट्रेंज ही है, क्योंकि अभी तक हम इसको पता नहीं लगा पाया कि बेसिकली इन लोगों की स्क्रिप्ट क्या थी, ये लोग लिखते क्या थे, ठीक है। अगर हम लोग हड़प्पन सील्स की बात करते हैं तो बेसिकली दे हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। लाइन ऑफ राइटिंग का मीन्स होता है, अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स वगैरह को देखें तो मान लो ये एक सील है, यहाँ पर कुछ कुछ एनिमल का मोटिव है और कुछ एक ही लाइन में इन लोगों ने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। इसके अलावा स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि भाई एनिमल मोटिव का अपना एक अलग मीन्स था और ये जो ऊपर लिखा हुआ स्क्रिप्ट है ये अलग मीन्स है। मान लो कोई भी एक लिटरेट पीपल है, वो अगर इस सील को पढ़ेगा, इस पर क्या लिखा है, तो वो ऊपर जो साइन है वो उसको देखकर समझ जाएगा क्योंकि वो लिटरेट है। लेकिन जो इलिटरेट पीपल हैं, जो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनके लिए ये एनिमल मोटिव काम आते थे। वो इस एनिमल मोटिव को देखकर समझ जाते थे कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ बताई गई है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस जो मिलते थे वो जनरली शॉर्ट होते थे। लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला है जिसके अंदर 26 साइंस हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, ठीक है, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। इसके अंदर कम से कम हम लोगों को 375 या फिर 400 साइंस देखने को मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इनकी जो स्क्रिप्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा ये जो स्क्रिप्ट होती थी ये आपकी राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। हमको कैसे पता चला कि मान लो कोई भी एक सील है, तो जब भी ये लोग राइट से लेफ़्ट लिखते थे तो राइट की तरफ स्पेस होती थी, ठीक है। और जैसे जैसे ये लेफ़्ट की तरफ बढ़ जाते थे, मान लो कोई भी लेटर्स वगैरह नहीं आ रहे, तो ये काफ़ी ज़्यादा पास उस चीज़ को लिख देते थे, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ये लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। इसके अलावा राइटिंग्स का ये लोग यूज़ कहाँ कहाँ किया करते थे, सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर, टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों में ये लोग राइटिंग्स का यूज़ किया करते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग 7.3 टॉपिक के ऊपर, विच इज़ वेट्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी कॉइन्स वगैरह नहीं मिली हैं, तो इससे मतलब इसका मतलब ये है कि ये लोग बार्टर सिस्टम बेसिकली किया करते थे। ठीक है, अभी जो वेट्स वगैरह मिले हम लोगों को, ये बेसिकली एक स्टोन से बनाए जाते थे जिसका नाम था चर्ट। ठीक है, जनरली क्यूबिकल होते थे, कोई भी मार्किंग वगैरह नहीं होती थी। वेट्स भी हम लोगों को दो टाइप के देखने को मिले हैं। एक है आपका लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट, जो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों को वेट करने के लिए यूज़ की जाती थी, और एक है आपका हायर डिनोमिनेशन वेट्स, जो कि बड़ी बड़ी चीज़ों को वेट करने के लिए यूज़ की जाती थी। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 8 के ऊपर, विच इज़ एंशिएंट अथॉरिटी। तो जब भी हम लोग हड़प्पन सोसाइटी को देखते तो हम लोगों को एक चीज़ पता चलती कि भाई यहाँ पर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी थी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ की पोट्री की देख लें, पोट्री को देख लें, सील्स को देख लें, वेट्स को देख लें, ब्रिक्स को देख लें, तो यहाँ पर सब चीज़ एक यूनिफॉर्म में थी। ठीक है, अगर हम लोग जम्मू से लेकर के गुजरात तक चीज़ें देख लें तो वहाँ पर एक ही स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की ब्रिक्स यूज़ की जा रही थी। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि भाई ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये करवा कौन रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 8.1 विच इज़ पैलेसेस एंड किंग्स। तो जब हम लोगों ने मोहनजोदारो में एक्सकवेशंस वगैरह किए तो हम लोगों को वहाँ पर लार्ज बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिली, लेकिन हम लोग ये नहीं पता लगा पाए हैं कि भाई ये हो सकता है मे बी ये एक पैलेस हो राजा वगैरह का, लेकिन इसके अभी भी कोई हम लोगों को फाइंड्स वगैरह और मिले नहीं हैं। ठीक है, हम लोगों को एक मोहनजोदारो में एक स्टोन स्टैचू मिला है जिसको हम लोगों ने बोला है प्रीस्ट किंग। ठीक है, ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हमने इस चीज़ को रिलेट किया है मेसोपोटामियन की हिस्ट्री से। मेसोपोटामियन हिस्ट्री में बेसिकली क्या होते थे, ये जो मेसोपोटामियन सेटलमेंट्स वगैरह होती थी ये टेम्पल के आसपास ही होती थी। तो जो टेम्पल का जो प्रीस्ट होता था वो एज अ किंग रोल प्ले भी करता था। और जैसा ये स्टैचू हम लोगों को मिला है मोहनजोदारो में, तो इससे तो ये एक चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि मे भी हो सकता है ये यहाँ के कोई राजा वगैरह रहे हो। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ के प्रीस्ट भी हो और यहाँ के राजा वगैरह भी हो, तो इस वजह से हमने इसको प्रीस्ट किंग नाम दिया है। अब बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि यहाँ पर हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी रूलर नहीं थे और यहाँ पर हर लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय किया करते थे। लेकिन बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर एक राजा नहीं था, बहुत सारे राजा थे। जैसे कि हर एक एरिया के, हर एक साइड के अपने खुद के राजा थे। जैसे कि मोहनजोदारो के अलग राजा थे, ठीक है, हड़प्पा के अलग थे, धोलावीरा के अलग थे, लोथल के अलग थे, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग ये बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर एक ही पूरी की पूरी सिविलाइजेशन में एक ही राजा थे। ठीक है, जो लास्ट वाली थ्योरी हम लोगों को ज़्यादा सूटेबल लगती है, क्योंकि जब हम लोगों को ये स्टैचू मिला, ठीक है, अगर बहुत सारे राजा होते तो बहुत सारे स्टैचू मिलते, लेकिन अभी तक हम लोगों को सिर्फ ऐसा एक ही स्टैचू मिला है। तो हो सकता है ये जो लास्ट वाली थ्योरी है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही राजा रहे होंगे, तो ये थ्योरी हम लोगों को ज़्यादा सूटेबल लगती है। इसके बाद आते हैं हम लोग द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इतनी बड़ी जो आपकी सिविलाइजेशन थी, इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन थी, आखिरकार ये ख़त्म कैसे हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने जब हम लोग को एविडेंसेस वगैरह में, तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि 1800 BCE में जो बहुत सारी मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, जैसे कि चोलिस्तान वगैरह, ये सारी अबेंडन होने लगी। ठीक है, लोग इनको छोड़ने लगे और नई नई सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश होने लगी। ठीक है, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, इन सारी एरियाज़ में नई नई सेटलमेंट्स इसी टाइम पीरियड में देखने जाने लगी। तो हो सकता है ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग शिफ्ट हो रहे थे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो बहुत सारे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि वेट, सील्स, स्पेशल बीट्स, ठीक है, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी थी। ये लोग जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स वगैरह जो जिससे ये लोग हाउस वगैरह बनाते थे, ठीक है, जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ग्रेट बाथ, वेयर हाउस वगैरह, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। ठीक है, ये चीज़ इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स, ये जो सारी चीज़ें जो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी, ये इस बात की एक इंडिकेशन है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रूरल वे की तरफ आने लगे थे, जिसको हम लोगों ने लेट हड़प्पन या फिर सक्सेसिव कल्चर भी बोला है। हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकता है इसके ऊपर, तो आप इसको देख लीजिएगा।
आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ कुछ कॉजेज़ बताए हैं कि इतनी बड़ी जो सेटलमेंट थी इसका एंड कैसे हो गया। जैसे कि हो सकता है यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया हो, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आई हो, ठीक है, यहाँ की जो रिवर है ये शिफ्ट हो गया या फिर ये ड्राई हो गई हो, ठीक है, ओवर यूज़ हो गया हो लैंडस्केप का, इस वजह से हो सकता है जो पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका एंड हो गया। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आती है कि भाई ये जो कॉज है ये एक या फिर दो सेटलमेंट को ख़त्म कर सकती है, पूरी की पूरी एंटायर सिविलाइजेशन को ये कोलैप्स कैसे कर सकती है, इस बात का अभी तक कोई भी प्रूफ हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, तो गाइस यहीं तक था हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा पार्ट 3 हो गया वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप पार्ट 2 आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।